राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मारू राजस्थान में 1 घंटे आपको तमाम वो खबरें दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और देखिए, शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल शिक्षा विभाग की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर के साथ सभी विभाग के अफसर मौजूद हैं। सीएमआर में ये बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल शिक्षा विभाग की बैठक चल रही है। खुद सीएम भजन लाल शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ साथ मंत्री मदन दिलावर के साथ विभाग के बड़े अफसर भी मौजूद हैं। सीएमआर में ये बैठक चल रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, जहां पर देख सकते हैं तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मंत्री मदन दिलावर को आप देख सकते हैं, सीएम भजन लाल शर्मा खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे साथ बाबूलाल घायल संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। बिना देरी के रुख करते हैं बाबूलाल घायल का। बाबूलाल, ये शिक्षा विभाग की बैठक हो रही है, क्या एजेंडा है इसका? देखिए, अभी जो राज्यपाल अभिभाषण हुआ था उसमें सरकार की ओर से राज्यपाल से कहलवाया गया था कि महात्मा गांधी स्कूलें हैं उनका रिव्यू कराया जाएगा। और जो गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले थे उनमें ढांचागत सुविधाएं नहीं बनाई गई थी। सरकार की ओर से ये भी कहा गया गवर्नर के अभिभाषण में कि शिक्षक नहीं है, कक्षा कक्ष नहीं बने हैं, इसके अलावा जो बुनियादी जरूरतें होती है स्कूल की वो नहीं बनी है। तो इसको लेकर के अंग्रेजी माध्यम के जो महात्मा गांधी स्कूल है उनको लेकर के और समीक्षा की जाएगी। और मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी बयान दिया था। तो ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में कि सरकार आखिर महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर आगे किस तरह का विचार रखती है और क्या इन स्कूलों को किस रूप में वो आगे चलाए रखना चाहती है, इस बारे में चर्चा हो रही है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के किस तरह से जो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर किस तरह से और ध्यान दिए जाने की जरूरत है, सिलेबस में और क्या नई चीजें आनी चाहिए उस पर भी चर्चा हो रही है। और आने वाले दिनों में क्योंकि लेखानुदान आएगा, मुख्यमंत्री का बजट में रिप्लाई आएगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, तो उसमें किस किस तरह के टॉपिक्स जो हैं, किस किस तरह की बातें शामिल करनी चाहिए, जिससे जब रिप्लाई हो सीएम का तो जो शिक्षा विभाग की जब बातें हो तो जब वो जवाब दें, क्योंकि विधायक अपनी बातें कहेंगे, पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं जो वाद विवाद होगा आपस में, तो उस पर वो जब वो चर्चा होगी तो उसका जब रिप्लाई देंगे तो सीएम को और क्या चीजें करनी चाहिए तो उस पर भी वो राय मशवरा कर रहे हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि जब भी सरकार बदलती है तो कई ऐसी नीतियां होती हैं जिसमें ना सिर्फ रिव्यू होता है बल्कि रोक भी लगा दी जाती है। ये जो महात्मा गांधी स्कूल का रिव्यू हो रहा है, इसको लेकर आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी देखिए, चर्चा हो रही है ना, अभी रिव्यू होना बाकी है। आज चर्चा हुई कि पहली बार विभाग की बैठक लेना शुरू किया मुख्यमंत्री ने। तो आज पहले उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली थी और अब शिक्षा विभाग की बैठक ले रहे हैं। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार बदली है। तो जो कांग्रेस सरकार थी उसने जो काम किया अब उसको वो देख रहे हैं कि उनका काम कितना ठीक था और कितना खराब था। तो हर सरकार का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक विचार होता है और अपनी एक सोच होती है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है पूरे 5 साल में। तो जो सोच है उसको लेकर के और सरकार अब किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में आती है तो आरएसएस यानी संघ परिवार का एक दखल रहता है शिक्षा में। तो खास तौर से जो मदन दिलावर है वो संघ के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और उनको शिक्षा महकमा दिया गया। तो क्या उसकी भी झलक देखने को मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण बैठक पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच अगली खबर जयपुर से। दरअसल जाट आरक्षण मामले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कमेटी गठित कर दी है इस मामले में। और ये जो कमेटी है इसमें कौन कौन है जरा ये भी जान लीजिए। कमेटी में मंत्री अविनाश गहलोत हैं, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हैं, विधायक जगत सिंह को जगह दी गई है, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी इस कमेटी में शामिल हैं। आरक्षण संघर्ष समिति से बातचीत करेगी और आखिरकार किस तरह से समझाइश की जाए, बीच का रास्ता किस तरह से निकाला जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जाट आरक्षण को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि महापड़ाव चल रहा है, जाटों का एकजुट नजर आ रहे हैं और अब कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसी पर कमेटी के जरिए जो समिति है संघर्ष समिति उससे बातचीत की जाएगी। तो केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव 5वें दिन भी जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज उज्जैन इलाके में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास महापड़ाव डाले हुआ है। जाटों का साफ कहना है कि 22 जनवरी तक अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा।
पड़ाव का 5वां दिन, सरकार को मांगों पर गौर करने की चेतावनी। 22 जनवरी के बाद उग्र आंदोलन की धमकी। एक तरफ पूरा देश जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगा है, उत्साह से लबरेज लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं भरतपुर में जाट समाज ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर लामबंद है। रविवार को 5वें दिन भी धरना जारी रहा। जाट समुदाय के लोग उज्जैन इलाके के जयचौली गांव में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास 17 जनवरी से धरना दे रहे हैं, जिन्होंने सरकार को उनकी मांगों पर गौर करने के लिए 22 जनवरी तक का वक्त दिया है। जाट केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण के अलावा वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और 2017 में आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने मामले के निपटारे के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस बीच ढींग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी महापड़ाव में पहुंचे और आंदोलन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की, जिन्होंने आंदोलनकारियों को सरकार के सकारात्मक रुख के बारे में बताया। इस बीच संघर्ष समिति ने भी सरकार से बातचीत करने वाले प्रतिनिधिमंडल की सूची सौंपी। सरकार आपके साथ है। एक बार आपका एक प्रतिनिधि मंडल के लिए मैंने निवेदन किया है नैम सिंह जी से, दौलत जी से, कि आप एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर जयपुर का मैं समय ले लेता हूं, एक बार जयपुर उनकी मुलाकात हो जाए और उसके बाद दिल्ली में समय लेकर दिल्ली मुलाकात हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपके आरक्षण का लाभ हमारे युवा साथियों को मिलेगा। सोमवार शाम आंदोलन संघर्ष समिति सरकार की तरफ से गठित 4 सदस्यीय कमेटी से बात करेगी। अब पूरा मामला सोमवार होने वाली बैठक पर टिका है। अगर संघर्ष समिति सरकार की कमेटी की बातचीत से संतुष्ट नहीं होती है तो सरकार के स्तर पर बातचीत करेगी या फिर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए अंदर खाने रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि रणनीति क्या होगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सूचना सहायक भर्ती में डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हो गए। एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल हाथोन जयपुर में कार्रवाई हुई है। डमी कैंडिडेट आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ साथ बाड़मेर जिले के थाना धोरी मन्ना के गडरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई अलवर जिले के अभ्यर्थी विजय मीणा के स्थान पर प्रेम सिंह बिश्नोई परीक्षा दे रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस थाना कालवाड़ में यह मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई का रिकॉर्ड अब पुलिस खंगाल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि सूचना सहायक भर्ती में डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हुआ है। प्रेम बिश्नोई इसका नाम है। एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई है। बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल हाथोन जयपुर में यह कार्रवाई हुई है। डमी कैंडिडेट आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है और धोरी मन्ना गांव का रहने वाला ही बताया जा रहा है आरोपी। इसके साथ साथ अलवर जिले के अभ्यर्थी विजय मीणा की जगह पर यह डमी कैंडिडेट परीक्षा दे रहा था। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, जाहिर तौर पर एटीएस और एसओजी की यह संयुक्त कार्रवाई काफी बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। कैसे इस डमी कैंडिडेट तक पहुंचे? देखिए, एसआईटी जो बनाई गई है एटीएस एसओजी के सहयोग से, उनके जो डीजी हैं अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह, उन्होंने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक एक सूचना मिली थी जिसके आधार पर तमाम एसपीज जो थे वो अलग अलग इलाकों के अंदर एडिशनल एसपीज जो थे वो एक एक परीक्षा केंद्र को चेक कर रहे थे। तभी जयपुर के कालवाड़ रोड पर स्थित जो हाथोज के अंदर एक परीक्षा केंद्र था, निजी स्कूल है नव निर्माण बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर जब परीक्षा केंद्र पर जो है वो चेक किया गया तो उस दौरान ये डमी कैंडिडेट वहां पर परीक्षा देता हुआ मिला। आरोपी की पहचान जो है वो जालोर निवासी प्रेम सिंह बिश्नोई पुत्र कृष्णाराम बिश्नोई निवासी गांव गडरा पुलिस थाना धोरी मन्ना जिला बाड़मेर के रूप में की गई है। और ये अभियुक्त विजय कुमार मीणा जो अभ्यर्थी था उसे भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त बनाया गया विजय कुमार मीणा निवासी जामडोली तहसील रेणी जिला अलवर का रहने वाला यह अभ्यर्थी था, जिसके स्थान पर बाड़मेर का ये लड़का प्रेम सिंह बिश्नोई जो आरोपी बनाया गया है वो वहां पर एग्जाम दे रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लवली, प्रेम सिंह बिश्नोई के बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? पूछताछ में अब तक क्या सामने आया कि पहले भी ये डमी कैंडिडेट के तौर पर दूसरी जगह पर स्थान पर कह सकते हैं कि पहले परीक्षा दे चुका है? देखिए, अभी इससे पूछताछ लगातार की जा रही है। एसआईटी ऑफिस इसे लाया गया है, यहाँ पर एसओजी के ऑफिस में इससे पूछताछ की जा रही है
और जो दूसरा अभियुक्त है जिसे बनाया गया अभ्यर्थी जो था विजय मीणा, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश देने अलवर और अलग अलग इलाकों में पहुंची हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड या पुराना जो भी रिकॉर्ड रहा है उसे जल्द ही पुलिस जो है वो सबके सामने लाएगी। और अभी फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसके अलावा और कौन कौन डमी कैंडिडेट थे जिन्होंने आज की इस परीक्षा के अंदर जो है वो मिलीभगत का जो खेल है वो करने की कोशिश की है। जी लवली, आमतौर पर देखा जाता है कि एक पूरा नेटवर्क इसके पीछे होता है, तो कुल मिलाकर यह माना जाए कि जैसी पूछताछ आगे बढ़ेगी और अभ्यर्थी का जब पकड़ा जाना होगा मुमकिन, तब शायद और भी तार सामने निकलकर सामने आएंगे, बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कई खुलासे हो सकते हैं क्योंकि फिलहाल जो आरोपी जो है प्रेम सिंह बिश्नोई, ये जिस जिले का रहने वाला है, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर के इलाकों में एक बड़ा नेटवर्क है फर्जी डमी कैंडिडेट्स का, और ये लोग इस इलाके से पेपर लीक से लेकर के तमाम तरह की भर्तियों में गड़बड़ी के लिए कुख्यात पाए गए इस इलाके के कई गांव के लोग। तो ऐसा माना जा सकता है कि प्रेम सिंह से कई खुलासे हो सकते हैं, या वो अकेला है या कोई उसके साथ से कोई गैंग बना हुआ है। ये तमाम बातें जो है, तमाम जो सवाल हैं, ये पूछताछ के हिस्से में है और प्रारंभिक कार्रवाई जो है अभी परीक्षा खत्म होने के दोपहर बाद से अभी इसकी जानकारी जो है एसओजी के एडीजी की ओर से दी गई है और ये बताया जा रहा है कि जल्दी इस मामले में और भी पूछताछ के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। लवली सर, पूरी कहानी बताइए, क्या पहले से इनपुट था एसओजी के पास तब ये कार्रवाई हुई? देखिए, इनपुट तो था, जो अंदेशा था, तो इसके मुताबिक तमाम जो सरकार के जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति की और पेपर लीक को रोकने के निर्देश है, उसके मुताबिक तमाम एडिशनल एसपी को अपने इलाकों के अंदर मुस्तैद किया गया था, पुलिस की टीमों को उतारा गया था। उनका काम था कि वहां पर एक एक सेंटर पर जाकर के चेक करना और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उसके आरोपी के खिलाफ पूरी पड़ताल करना, उस अभ्यर्थी की पूरी पड़ताल करना। उसी पड़ताल का ये हिस्सा था और उसी पड़ताल के तहत जो जयपुर के जो एडिशनल एसपी थे, जो एसपी लेवल के अधिकारी थे, जो चेक करने गए, तब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। चलिए लवली, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम पिक्चर भी दिखा रहे हैं, ये प्रेम सिंह बिश्नोई डमी कैंडिडेट जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब अभ्यर्थी की तलाश जारी है और इससे समझ में आएगा कि आखिरकार ये कितनी कितनी जगह पर अभ्यर्थियों की जगह पहले भी परीक्षा दे चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इसका रिकॉर्ड खंगाल रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अब इंतजार है क्योंकि पुनिया कार सेवक के रूप में 2 बार अयोध्या जा चुके हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी को सतीश पुनिया अपने साथी कार सेवकों के साथ बैठकर राम मंदिर में देखेंगे। राम मंदिर को लेकर बाबूलाल घायल ने सतीश पुनिया से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे पुनिया। के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल होने जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी ये मौका कभी न भुलाने वाला होगा। सतीश पूनिया 2 बार कार सेवा में अयोध्या गए और जिस दिन विवादित ढांचे को ढाया गया उस दिन सतीश पूनिया वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से याद करते हैं आप उन क्षणों को जब आपके सामने विवादित ढांचे को ढाया गया? मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको दोनों बार की कार सेवा में अवसर मिला और ये अवसर मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, उनके साथ काम करने के दौरान मिला। 90 का दशक उस व्यवस्था का दशक था कि जब देश में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यवस्था के खिलाफ नौजवानों को विद्रोह जैसा था। आज़ादी के बाद तीसरा बड़ा आंदोलन था राम जन्मभूमि का। सौभाग्य मानता हूं कि उस समय जब शुरुआत थी तो अडवाणी जी को उस रामरथ यात्रा के दौरान रक्त से तोलने का अवसर मिला और उसके बाद संगठन के निर्देश से ही, उससे पहले जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वो जो चुनौतीपूर्ण समय था कि जब उनका कथन था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय चुनौती स्वीकार करके हम लोग गए। लगभग 250 किलोमीटर पैदल चले, चैन खींचने का अवसर पहली बार जीवन में मिला। खेत खलियान से होके जो दृश्य उस समय देखा था कि उन चुनौतियों के, प्रतिकूलताओं के बीच में भी राम के प्रति। तो एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्सव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा है कि भगवान राम किसी राजनीतिक दल के नहीं है। बात की खुशी है कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के मंदिर की हो रही है। बार बार पॉलिटिकल पार्टियों ने ये वॉर किया कि 22 तारीख को कांग्रेस के लोग वहां जाना नहीं चाहते। कांग्रेस के लोग, मैं शुरू से कह रहा हूं, जाना चाहते हैं, मैं खुद भी जाना चाहता था, लेकिन 22 तारीख तक आपने ये कर दिया, घोषणा कर दी केंद्र की भाजपा सरकार ने और यूपी की भाजपा सरकार ने कि 22 तारीख को वो ही आएगा जिसको हम बुलाएंगे। को 22 तारीख तक अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हम लोग खुद भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम के भक्त हैं। हम सब 22 तारीख के बाद अयोध्या जाएंगे। हमारी इच्छा है 25 तारीख को अयोध्या जाने की,
क्योंकि आज सुबह पंडित जी महाराज बैठे हुए थे, हमारे नवल किशोर जी शर्मा बड़े विद्वान पंडित हैं, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है और ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब तो हो रही है, भगवान राम तो कभी भी आप प्राण प्रतिष्ठा करो अच्छी मानी जाएगी। तो एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो दूसरी तरफ देखिए सियासत भी जोरों पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम मारो राजस्थान में रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो भारतीय इतिहास का अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। मध्यानिवास और शाम को श्यामा निवास की पूजा होगी। अवधपुरी का चप्पा चप्पा राम में नजर आ रहा है। हर ओर बस राम धुन सुनाई दे रही है। राजस्थान में भी रामलला के स्वागत की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तो आप 5 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से दुल्हन की तरह पूरे अयोध्या को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, लाइटनिंग बेहतरीन की गई है और अब बस इंतजार है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का। ये बाड़मेर की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके साथ साथ सिरोही की तस्वीर देख रहे हैं, भिलवाड़ा की तस्वीर देख रहे हैं, अजमेर और प्रतापगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं। पूरे देश में किस तरीके का माहौल है, राजस्थान में भी किस तरह से जबरदस्त उत्साह है। कोई प्रसादी भेज रहा है, कोई मंदिर को फूलों से सजा रहा है, घर घर चौक चौराहों पर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अयोध्या से लेकर पूरे देश में किस तरीके का माहौल है, ये जरा हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। प्रियंका राय अयोध्या के अलग अलग रंग के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा जैन जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अयोध्या का रुख करते हैं, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेश की नजर भी प्रियंका अयोध्या पर ही है। 70 देश जिससे राम जुड़े हुए हैं, वहां पर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अपना देश तो मानो जैसे राममय हो चुका हो। सजावट जो है बेहतरीन की गई है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग त्रेता युग में वापस आ गए हों। अब भजन कीर्तन भी जरा सुना दीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वहां जो राम भक्त है जरा उनसे बात कीजिए और कितना उत्साह है जरा बताइए। अयोध्या में उत्सव है भारी। कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है और कल के दिन को भव्य बनाने के लिए बेहद खास तैयारियां की गई हैं। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया और जहां जहां पर आप पहुंचेंगे वहां पर भक्ति की खास तस्वीरें। हमारे साथ कुछ श्री राम प्रभु श्री राम के भक्त हैं। कहाँ से आप लोग? हम शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं, रामपुर बुशहर से। एक भजन प्रभु श्री राम के नाम। जय आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो दीपावली मनाएंगे। दीप खुशियों को ज्योत जलाएंगे। साधु संत ऋषि मुनि नृत्य गाएंगे। हो खुशियों को धुन तो सुनाएंगे। राम आएंगे तो ये राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग जाज खुल जाएंगे। राम आएंगे और राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे और राम आएंगे जब मैं दीप जलाऊंगी। राम आएंगे जब अंगना सजाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग जब जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे और राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे और राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। खुशी खुशी भोग लगाएंगे। ओ मैं तो माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। हंसते आके भोग लगाएंगे।
जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारों के साथ गुंजयमान है आसमान अयोध्या का और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमें प्रियंका ने दिखाई हैं। और हम जरा अब चलते हैं महिमा अभी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। महिमा, चूंकि पूरे देश ने तैयारी की है कि किस तरीके से दिवाली कल मनानी है, जरा जयपुर की तैयारी आप बताइए। बिल्कुल, देखिए पूरी गुलाबी नगरी राममय हो चुकी है। तमाम तरीके के आयोजनों की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। कल रामलला प्रतिष्ठान समारोह एलईडी लाइट्स के जरिए, एलईडी के जरिए लोग घर बैठे देख सकेंगे या मंदिरों के बाहर देख सकेंगे और मंदिरों को पूरे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। खासतौर पर जयपुर के प्रमुख मंदिरों में शुमार मोती डूंगरी, कृष्ण बलराम मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। फिलहाल मैं कृष्ण बलराम मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि श्री राम का जप हो रहा है और ये कंटिन्यूसली जप जो है सुबह तक सवेरे तक चलने वाला है। ऐसे में रात भर श्री राम का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि कल वो अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन हर किसी का वहां पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए लोग अपने मन में राम को याद कर रहे हैं, राम का जप कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है मनु कि जयपुर हो या गुलाबी नगरी हो या फिर देश की कोई सा भी शहर हो, हर जगह अभी श्री राम और श्री राम है। और वो भी क्यों ना 500 साल बाद हमारा कह सकते हैं कि ये देशवासियों का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में कल बिल्कुल भक्ति में माहौल है, रामधुन पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। ये तो आपने जयपुर की तस्वीरें दिखाई और अब हम चलते हैं हिमांशु के पास। कोटा से हिमांशु हमारे जुड़ गए हैं। कोचिंग नगरी का जरा नजारा दिखा दीजिए, जो कि अयोध्या में तो हम देख रहे हैं हर वर्ग के लोग वहां पर मौजूद हैं और युवा तो भजन कीर्तन गाते हुए नजर आए। जरा युवक कोचिंग नगरी में भी रहते हैं, वहां किस तरह का भक्ति के में माहौल है, अपने भाव किस तरह से वहां पर दर्शा रहे हैं हिमांशु? देखिए मनु, एजुकेशन हब है कोटा और अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। कोटा की अगर बात करें तो कोटा के गली मोहल्ले से लेकर के मुख्य मार्ग पूरी तरह से सज चुके हैं। सभी मंदिर इस वक्त दुल्हन की तरह सजे हुए हैं और कल को लेकर के जो भव्य आयोजन की तैयारी है, आयोजन लगातार चल रहे हैं और कल सुबह विशेष जो आयोजन है वो हर मंदिर में देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान जो तस्वीर दिखाने जा रहा है वो अपने आप में बहुत खास है। कोटा से पास में एक कैथून कस्बा है जहां राम भक्त विभीषण का मंदिर है। उस विभीषण का मंदिर जिन्हें विशेष तौर पर राम भक्त कहा जाता है और अपने आप में जो तस्वीर है वो बहुत खास होती है। राम भक्त विभीषण का जो मंदिर है वो दुनिया में इकलौता विभीषण का मंदिर है जो कोटा के कैथून कस्बे में। और फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान पर हम राम भक्त विभीषण के दर्शन फिलहाल यहां पर करा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर कि दुनिया का वो इकलौता मंदिर जो कि इकलौता मंदिर है और विशेष तौर पर मिसाल दी जाती है विभीषण की भक्ति की, विभीषण की राम भक्ति की। और फिलहाल देख सकते हैं आपकी न्यूज 18 राजस्थान पर हम ये खास तस्वीर विभीषण के मंदिर से, दुनिया के इकलौते राम भक्त विभीषण के मंदिर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर भी कई विशेष जो आयोजन है वो रखे गए हैं और कई विशेष आयोजन लगातार बीते 2 दिनों से चल रहे हैं। आपको बता दें कि पंचकुंडीय राम जो यज्ञ है वो यहां पर होना है। लोगों से बात करेंगे किस तरह के आयोजन यहां पर हो रहे हैं और कल को लेकर के क्या विशेष तैयारियां हैं। आज विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। कल सुबह यहाँ पर पंचकुंडीय श्री राम महायज्ञ होगा। उसके बाद ठीक है, भगवान श्री राम के जो मंदिर। हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया वहां की बेहतरीन रन दिखाने के लिए और हमारे साथ साथ तमाम अलग सहयोगी जुड़े थे अयोध्या से, जयपुर से, उन सभी का शुक्रिया। बहरहाल प्रभु राम के स्वागत को अयोध्या धाम तैयार हो चुका है, देश तैयार हो चुका है, बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने आरएसएस प्रचारक सुनील आम्बेकर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर जी। सुनील जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। राम राम। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने कई लोगों को निमंत्रण दिया, कई लोग आए, अधिकतर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? पहली बात तो निमंत्रण तीर्थ क्षेत्र ने दिया है और उन्होंने ये जहां तक मैंने समझा है उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को बुलाने का प्रयास किया है जी। और मुझे लगता है कि जो लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे वो भी बाद में आएंगे, क्योंकि बुलावा तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बुलावा तो राम जी का है।
तो आज नहीं कल सारे लोग दर्शन करने आएंगे। दर्शन के लिए तो आएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं आ रहे। लेकिन कल का कार्यक्रम बड़ा भव्य रहने वाला है, जैसा दिख रहा है। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया है, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, चिरंजीवी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। कौन कौन आ रहे हैं अगर आप बता पाए तो? मेरे दृष्टि से तो बहुत सारे संत यहाँ पर आ रहे हैं जी, और अलग अलग मत संप्रदाय के जो जिनके लाखों अनुयायी हैं और जिनके दिशा दर्शन पर, जिनके कहने पर बहुत सारे लोग चलते हैं जी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे। वो भी अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनको केवल पर्दे पर नहीं तो जीवन में लोग उतारते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को निमंत्रण गया है, बहुत सारे लोग आएंगे। मतलब आपने बोला कि काफी सारे संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं और पंथ संप्रदाय के लोग आ रहे हैं। तो कौन कौन पंथ संप्रदाय के आ रहे हैं अगर आप जानकारी दे पाए तो? नहीं, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव संप्रदाय या आसाम के सत्र के, दक्षिण में लिंगायत समाज, बाकी सारे मतलब जितने भी आप नाम ले लो हर प्रदेश के, मतलब पुरातन जो पीठ है, बड़े बड़े जो मंदिर है से लेकर बिल्कुल सुदूर रहने वाले सारे संत परंपरा, रविदासी परंपरा, रामदासी परंपरा से लेकर सारी परंपराओं के लोग आ रहे हैं। मतलब राम अगर आप देखें तो कश्मीर से लेकर रामनामी परंपरा के लोग भी आ रहे हैं जी। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फिर इंडोनेशिया तक और दुनिया के कई देशों तक राम की अवधारणा है। राम को लोग, प्रभु राम को लोग फॉलो करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो ये जो 550 साल बाद हो रहा है, ये कितना भव्य है और इसके मायने क्या है भारत की संस्कृति के हिसाब से आपके अनुसार? नहीं, इसके बहुत बड़े मायने, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये 500 वर्षों से चला। वो संघर्ष इसलिए चला क्योंकि अपने रोज के जीवन में व्यक्ति राम जी के से जीवन से आदर्श लेता है जी। हर अपने रिश्ते को वो उसकी तरह से निभाना चाहता है और उसके लिए निरंतर हर परिवार प्रयास करता है, साधना करता है। और उस साधना का ही संदेश हमारे सारे धर्म ग्रंथ, सारे गुरुदेव, सारे मठ मंदिर देते रहते हैं। और उसी की एक सतत साधना के स्वरूप में लोग राम को आदर्श के रूप में देखते हैं। और इसलिए हमारे जीवन, सांस्कृतिक जीवन के लिए ये राम जी का जो महत्व है बहुत अनूठा है। और इसलिए ऐसे हमारे आराध्य राम जी जो है, उनका भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर होना, ये अपने आप में एक स्वाभिमान का, गर्व का और अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला प्रसंग है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन काफी सारे विपक्षी दल, मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम कह रहे हैं। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो? अच्छा है, कार्यक्रम तीर्थ क्षेत्र का है और तीर्थ क्षेत्र ने तो मुझे लगा कि पार्टी के कार्यक्रम में दूसरे पार्टी के लोगों को नहीं बुलाते, यहाँ तीर्थ क्षेत्र ने सभी पार्टी के लोगों को बुलाया है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बात स्पष्ट करता है कि कार्यक्रम किसका है जी। लेकिन मैंने कई साधु संतों से पूछा सवाल कि जो लोग नहीं आ रहे उनको आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला अंत में तो सबको राम की शरण में जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि कहूंगा अंत में नहीं, जीवन के प्रारंभ से जाना पड़ता है। नहीं, जो शुरू में ना भी जाए, अंत में तो जब प्राण निकलते हैं तो राम नाम सत्य ही होता है। नहीं, प्रारंभ में जाए, इसीलिए तो मंदिर बनाया जाता है जी। लेकिन ये एक इमोशनल मूवमेंट भी है बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी। 30 साल पहले, 32 साल पहले जिस आंदोलन की शुरुआत करी, और तब शायद किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से राम मंदिर बनेगा। आज ये स्वप्न संपूर्ण हो रहा है। लोगों की आंखों में अनुराग है, किसी के आंखों में मतलब ये आनंद के अश्रु है। बिल्कुल सही कहा। वास्तव में इसी तरह का एक भावुक क्षण है। और ये भावुक क्षण इसीलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इस प्रकार से आंदोलन से जुड़ा रहा। आपने कहा कि ये संघ का आंदोलन नहीं है, ये पूरे आम समाज का, सबका आंदोलन है। और ये लगातार चलता रहा, मतलब संघ के आने के पहले से 500 वर्षों से ये चलता रहा है। और इसी क्रम में हर प्रकार के समाज के लोग, इसके जितने भी अभियान के जितने मतलब पड़ाव हुए, हर पड़ाव में सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं।
और यही इसकी विशेषता है। आज जब ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य पड़ाव है तब भी सारे लोग शामिल है और आने वाले समय में भी इस सारी यात्रा जो चलेगी, जो राम जी के आदर्शों पर भारत की यात्रा होगी, उसमें भी सब लोग शामिल हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अंत करता हूं, लेकिन एक सवाल आपसे मेरा पर्सनल नोट पर है, अगली किताब कब लिख रहे हैं आप? लिखेंगे, समय मिलेगा तब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप यहाँ पर आए। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए सुनील अंबेकर जी का। जय सिया राम। जय सिया राम। तो पूरा भारत राम के रंग में नजर आ रहा है। अयोध्या की अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।